हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एज पर योर कमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं बी फार्मेसी में, और पासिंग क्राइटेरिया क्या है अगर आपने एडमिशन ले लिया है बी फार्मेसी में तो उसके बाद क्या पासिंग क्राइटेरिया, आपको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है, आपको एडमिशन क्राइटेरिया या फिर क्या एलिजिबिलिटी है वो सब जानने से पहले आपको समझना जरूरी है कि देयर आर सम काइंड ऑफ कमिटीज़ और अथॉरिटीज़ जिनसे अप्रूवल होना जरूरी है। नंबर फर्स्ट जो अथॉरिटी है जो कि फार्मेसी कॉलेजेस के लिए होती है PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप सभी स्टूडेंट या फिर अब तो बहुत कॉमन है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि बेसिकली आप बी फार्मेसी या डी फार्मेसी करने के बाद यू गेट अ ड्रग स्टोर लाइसेंस। आपको एक ड्रग स्टोर का लाइसेंस मिलता है जो आपको आपकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब आपके पास सारे डिग्री सर्टिफिकेट आ जाते हैं फ्रॉम 10th 12th एंड योर डी फार्मेसी और इवन अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हैं तो उसके सारे डिग्री और सर्टिफिकेट आपके पास आ जाते हैं। तो आपको अपने स्टेट की काउंसिल में, अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी काउंसिल में आपको जाना होगा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं राजस्थान की काउंसिल में आपको जाना होगा। तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वहाँ से पर्टिकुलर आपके स्टेट की काउंसिल से आपको ड्रग स्टोर का लाइसेंस आपको इशू होता है। तो वो एक प्रोसेस है। अब इन सभी स्टेट्स को जो आप कह सकते हो रूल करता है, जो अथॉरिटी है इनकी, वो है PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पूरी इंडिया की एक आप अथॉरिटी आप कह सकते हो, एक कमेटी है जो इसको पूरी तरीके से देखती है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बी फार्मेसी के लिए तो यू नीड टू फाइंड आउट कि वो कॉलेज PCI अप्रूवल है या नहीं है। अगर PCI अप्रूवल नहीं है तो वो आपको दिक्कत पैदा कर सकता है जब आप ड्रग स्टोर का लाइसेंस इशू कराने के लिए जा रहे हैं। तो PCI अप्रूव होना जरूरी है कॉलेज। तो बेसिकली PCI इंस्पेक्शंस होते हैं हर आप कह सकते हो हर ईयर्स हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो कॉलेज है वो ऑनलाइन अप्लाई करता है टू गेट अप्रूवल, ईयर वाइज अप्रूवल। हर एक आप कह सकते हो सेशन के लिए वो अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं। तो पहले टाइम पे क्या होता था कि पहले आपने कॉलेज आपने रन करा लिया, आप एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं बच्चों को, आपने किसी भी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन अथॉरिटी आपने ले ली है, एग्ज़ाम कराने की परमिशन ले ली है, उसके बाद आप PCI इंस्पेक्शन कराते रहते थे, उसके बाद अप्रूवल मिल जाता था। लेकिन अब जो न्यू रेगुलेशंस हैं, अगर आपको वहाँ पे बी फार्मेसी या डी फार्मेसी कोई भी कोर्स रन करना है तो आपको सबसे पहले वो PCI का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद ही कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एफिलिएशन देती है उस पर्टिकुलर पाठ्यक्रम का, उस पर्टिकुलर कोर्स का। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम। तो आप एक बार फिर चेक कर लीजिएगा कि वो पर्टिकुलर कॉलेज PCI की रूल PCI की जो लिस्ट है, कॉलेजेस अप्रूव्ड लिस्ट जो है उसमें है या नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा। सेकेंडरी चीज़ें क्या है? सेकेंडरी चीज़ें हैं इसका, अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, 12th आपने पास किया है, तो व्हाट इज़ द मार्क्स के रिगार्डिंग क्या एलिजिबिलिटी है। तो मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के, सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे कॉलेजेस रन करती है यूपी में, AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि प्रीवियसली जानी जाती थी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट MTU हुई, महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, देन GBTU एंड नाउ इट इज़ नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो लखनऊ में ये है और इससे एफिलेटेड काफ़ी सारे कॉलेज हैं, BTech के भी, बी फार्मेसी के भी। तो वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, उस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं। तो उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है और अदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अगर सभी का हम ओवरऑल, क्योंकि आप किस में एडमिशन ले रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके घर के नज़दीक है या फिर जो आपकी सूटेबिलिटी बैठती है। तो मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का जब मैंने देखा तो उसमें मैंने ये फाइंड आउट किया कि अगर हम AKTU की बात करें तो उसमें 45% भी हुआ है, पहले 50% क्राइटेरिया भी था। लेकिन ओवरऑल अगर हम जाते हैं तो आपको 50% मार्क्स आपके होने चाहिए PCM में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट्स का अगर आप इनमें आप पास तो होने चाहिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप पास तो होने ही चाहिए, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट्स का अगर हम रेशियो निकालें, अगर हम परसेंटेज निकालें तो इट शुड बी इक्वल टू और मोर देन 50% मार्क्स होने जरूरी हैं।
और एक इंग्लिश सब्जेक्ट होगा इसमें और एक हिंदी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो PCB एंड PCM में 50% टोटल आपके मार्क्स होने जरूरी हैं टू गेट एडमिशन इन इवन इन AKTU और अदर काइंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो मैं एक ओवरऑल रेशियो बता रही हूँ, मैं अलग से कोई यूनिवर्सिटी का नाम लेकर नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इज एयर एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो बहुत सारे क्वेश्चन से आते हैं कि अगर हमारे पास बायो तो हम B.Pharma नहीं कर सकते, हमारे पास मैथ है तो हम B.Pharma। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास इंटरमीडिएट में है, तो आपको B.Pharma के फर्स्ट सेमेस्टर में बायो पढ़ना होगा, रेमेडियल बायो। और अगर आपके पास इंटर में बायो है तो यू नीड टू स्टडी मैथ्स। पहले ये 2 सेमेस्टर्स में होता था, लेकिन अभी ये 1 सेमेस्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 1 सेमेस्टर में है। तो पहले सेमेस्टर में आपको बायो पढ़नी होगी, मैथ वाले स्टूडेंट को जिनका इंटर में मैथ है, और बायो वाले स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ना होगा। अब हम बात कर रहे हैं B.Pharmacy की। तो B.Pharmacy रिलेटेड टू बेसिकली अगर हम बात करें बायोलॉजी से रिलेटेड है, हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैथ कहाँ से आ गया? तो मैथ का बेसिकली मतलब ये है कि आप फर्दर अगर किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम का रेट डिफाइन करना चाह रहे हो या फिर किसी भी रिएक्शन का रेशियो डिफाइन करना चाहते हो, तो आपको कैलकुलेशन के लिए बेसिक मैथ आना जरूरी है। तो उस पर्पज़ के लिए हम बायो वाले स्टूडेंट्स को या B.Pharmacy कॉलेजेस में बायो वाले स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाया जाता है। और क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट ऑलरेडी उनको बेसिक मैथ आता है, उन्होंने 12th मैथ से पास किया है, तो उनको बायो से जनरल बायो से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि 12th लेवल की होती है। दोनों ही 12th लेवल के, मैथ भी 12th लेवल का होगा और आपका बायो भी 12th लेवल का होगा। जनरल इंट्रोडक्शन दोनों ही कोर्सेज का दिया जाता है यहाँ पे। तो ये बात हो गई PCM एंड PCB की। अब सेकेंडरी तौर पे हम बात करते हैं कि हमने B.Pharmacy में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद सेमेस्टर वाइज क्या पासिंग सिस्टम है, कितने मार्क्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उसकी हम बात करें तो अगर एक अच्छा आपको इंट्रोडक्शन प्रोग्राम नहीं मिलता है, आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं पा पाते हैं, जब आपने एडमिशन लिया है आप नहीं समझ पाते, तो बड़ी एक परेशानी से हो जाती है समझने के लिए कि इंटरनल मार्क्स क्या है, एक्सटर्नल मार्क्स क्या है। इंटरनल मार्क्स में आपको कितने में नंबर में पास होना है, एक्सटर्नल मार्क्स में आपको कितनी परसेंटेज में पास होना है। तो ओवरऑल फिर से वही फिनोमिना मैं अप्लाई करूंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द AKTU और अदर काइंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल यूनिवर्सिटीज। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज का अगर मैंने रेशियो निकालूँ तो यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम। 8 सेमेस्टर का ये पूरा B.Pharmacy जो वो है, पाठ्यक्रम है आप कह सकते हो, या फिर जो कोर्स है 8 सेमेस्टर का होगा। देयर आर 8 सेमेस्टर्स यानी कि 4 ईयर। और जो मीडियम होगा दैट इज इंग्लिश मीडियम। थोड़ा सा यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को या जो हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड भी बहुत ज़्यादा हिंदी पे फोकस करते हैं। वो थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि उनको पता है एंड ऑफ द डे आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स अगर आपको करना है तो आपको डिफिकल्टी ना हो। तो थोड़ा थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपको डिफिकल्टी होगी, देन आप यूज टू हो जाओगे। तो मीडियम जो होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा और 8 सेमेस्टर का B.Pharmacy कोर्स होगा। अब इसके 8 सेमेस्टर में अगर हम किसी एक सेमेस्टर की बात करें तो उसमें 2 तरह के एग्जाम्स होंगे। इसमें होता है इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम्स इंक्लूड करता है आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स, आपके टीचर असेसमेंट्स के मार्क्स, अटेंडेंस के मार्क्स। और एक्सटर्नल जो है आपका थ्योरी का वो। अब इसमें भी ना, अब सेमेस्टर्स में क्या होते हैं, सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स किस तरह के होंगे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे और थ्योरी सब्जेक्ट्स होंगे। दोनों ही तरह के सब्जेक्ट्स के जो पेपर होंगे वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के एग्जाम्स होंगे। अब इंटरनल एग्जाम्स में असाइनमेंट हो गया, टीचर असेसमेंट हो गया, अटेंडेंस के मार्क्स हो गए, और एक होता है सेशनल, ठीक है, सेशनल बोल देते हैं या कैट एग्जामिनेशन बोलते हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट, तो वो हम बोल देते हैं। तो ये इस तरीके के इंटरनल में असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट आपको दे दी जाए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, अगर वो टीचर इंप्रूव कराना चाहता है कि आपको वो टॉपिक याद हो जाए तो असाइनमेंट के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर
टीचर असेसमेंट्स के मार्क्स होते हैं, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी में कहीं पे 5 होते हैं, AKTU में 5 होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, तो वो मार्क्स होते हैं, अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। अब अटेंडेंस जो है यहाँ पर एज पर PCI बी फार्मेसी में 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है। आपको 80% अटेंडेंस मेंटेन करनी ही होगी अगर आपको अपीयर होना है एग्जाम्स में। ये जो है PCI की तरफ से अप्रूव है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसको मानेगी और जो AKTU है वो भी इसको अप्लाई करेगा। तो ये जो भी रूल रेगुलेशन PCI की तरफ से होंगे वो सभी तरह की यूनिवर्सिटीज मानती हैं। अब यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम्स के मार्क्स का रेशो जो है या पासिंग मार्क्स का रेशो जो है वो डिफरेंट हो सकता है, हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट हो सकता है। अब किसी यूनिवर्सिटी में असेसमेंट के मार्क्स असाइनमेंट के मार्क्स 5 हैं, किसी यूनिवर्सिटी में टीचर असेसमेंट के मार्क्स 4 हैं, तो वो डिपेंड करता है। एक्सटर्नल जो होगा आपका जो एंड सेमेस्टर जो एग्जाम्स होते हैं, जो लास्ट में आपके एग्जाम्स होते हैं, AKTU कॉलेज में जो सेंटर है बाहर दूसरे कॉलेज में जाता है, दूसरे AKTU अप्रूव कॉलेजेस में जाता है आपका सेंटर, आप वहाँ पे जाके एग्जाम देते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी में वहीं पे एग्जाम्स होते हैं, तो वो अपना आप कह सकते हो प्रोसेस है। तो इंटरनल अब सभी AKTU को मिला के या फिर अलग यूनिवर्सिटीज़ को मिला के अगर मैं बात करूँ तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की मार्क्स को मिलाकर 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। सपोज दैट आपका ये 75 मार्क्स का पेपर है एक्सटर्नल और इंटरनल आपको 25% है, तो 25 मार्क्स का ये है, 75 मार्क्स का ये है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में इस दोनों में मिलाकर आपको पास भी होना है और दोनों में मिलाकर 50 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए एक सब्जेक्ट में। ये ओवरऑल मैं रेशियो बता रही हूँ, किसी में 40% भी क्राइटेरिया है, लेकिन अगर एक जर्नल हम देखेंगे, अगर आप 50% ले चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप जब एडमिशन ले लेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन 50% ओवरऑल एक रेशियो है कि 50% पे आपको पास होना है। अब इसमें क्या होता है, कोई ये जो इंटरनल वाला जो है जिसमें हम कैट एग्जाम करा रहे हैं, सेशनल एग्जाम करा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि कोई कॉलेज जो है 3 एग्जाम करा लेता है, 3 सेशनल एग्जाम, 3 कंटिन्यूस असेसमेंट, प्रैक्टिकल के भी और थ्योरी के भी। उसमें से बेस्ट 2 के जो मार्क्स होते हैं उनका रेशियो निकालकर आपके उसमें ऐड किए जाते हैं, आपके रिजल्ट में ऐड किए जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है इंटरनल मार्क्स का पार्ट, अगर आप असाइनमेंट टाइम पे दे रहे हो, अगर आप कोई भी ऐसी शैतानी नहीं कर रहे हो क्लास में और आपकी अटेंडेंस मेंटेन है, तो बहुत अच्छा ये पार्ट होता है एक इंटरनल मार्क्स का आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। आपको सिर्फ यहाँ पे अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे 25 में से 24 नंबर मिल जाते हैं, 25 में से 24 नंबर मिल जाते हैं, तो आपको कितने नंबर और लाने की जरूरत है, आपको 26 नंबर और लाने की जरूरत है एक्सटर्नली। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैडम अगर बैक आ जाएगी, अगर किसी भी सब्जेक्ट में हमारी बैक लग जाती है तो उसका क्या प्रोसीजर है। बैक लगने पर, अगर फेल होने पर सब्जेक्ट में आपको मान के चलिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक होने के बाद कभी कभी यूनिवर्सिटी स्पेशल एग्जाम भी ऑर्गेनाइज कराती है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद आपको एक मौका दिया जाएगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का आप स्पेशल कैरी ओवर वर्क के आप बैक निकाल सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, मान के चलिए फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बैक है तो नेक्स्ट ईयर जो आपके जूनियर होंगे उनके साथ आप फर्स्ट ईयर सेमेस्टर जब वो पेपर दे रहे होंगे तो उन्हीं के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बैक देनी होगी। अब कितनी बैक आने पर आपको जो है ईयर बैक लग सकती है, तो ये सिस्टम जो है, ये जो पर्टिकुलर फेल पास ईयर बैक का जो सिस्टम है, यानी कि आप कितनी बैक होने पर आप 1 साल में फेल हो सकते हैं, आप 1 साल पीछे जा सकते हैं। तो बेसिकली पहले क्या था, AKTU की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या था कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में मिलाकर आपकी 5 बैक हैं तो आपको ईयर बैक हो जाएगी। अब हर एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पे अलग प्रोसीजर है। मैं इस पे ये कह दूँ कि 4 बैक आने पे या 3 बैक आने पे, अब यहाँ पे डी फार्मेसी में, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में डी फार्मेसी अगर हम बात करें तो डी फार्मेसी में आपको अगर 2 सब्जेक्ट्स में बैक है तो आप नेक्स्ट ईयर में जा सकते हो, 2 से अधिक सब्जेक्ट में आपको बैक है तो आपको ईयर बैक लग जाएगा। तो ये आप जैसे ही आप एडमिशन लें तो आप अपने एग्जामिनेशन अथॉरिटी में जाके या फिर किसी भी मैनेजमेंट या टीचर से आप जाके ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। कैट क्या होता है, देयर इज समथिंग जो कि सेशनल या कैट के नाम से जाना जाता है। असाइनमेंट्स के मार्क्स क्या होते हैं, तो आप एक पूरी बुकलेट टाइप का उसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो, वो आप पढ़ सकते हो।
वैसे मैं पीसीआई पे जो इशू है नोटिफिकेशन रूल्स और रेगुलेशन, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप उसे भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सटर्नल मार्क्स और इंटरनल मार्क्स से रिलेटेड। अब फर्स्ट ईयर में हम सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ेंगे, वो उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसको देख सकते हो। तो बी फार्मेसी में अब बहुत सारे कमेंट्स मेरे को रेगुलरली आते हैं कि मैम मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री वीक है, क्या मैं बी फार्मेसी कर सकता हूँ? केमिस्ट्री वीक है, अगर अभी है तो आप एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो वीक ही रहे या मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा, तो फिर पॉसिबल नहीं है, आपको इम्प्रूव करना होगा। केमिस्ट्री जो है यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेकर फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टू आई थिंक 6th सेमेस्टर और 7th 8th में भी शायद नहीं होती है, लेकिन 6th सेमेस्टर तक होती है केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री होगी, मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर केमिस्ट्री आती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की केमिस्ट्री आती है, तो केमिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। तो अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है आप तो उसको इम्प्रूव आपको थोड़ा सा करना होगा, वो यहाँ पे आपको करना होता है। सेकेंडरी चीज़ क्या है, यहाँ पे आप बात करते हैं अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। बायोलॉजिकल सिस्टम में आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं सभी ऑर्गन्स के बारे में, क्या क्या लोकेशंस हैं या इस पर्टिकुलर लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, अगर हम ऐसे इस ऑर्गन को रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो इस सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो, आप बॉडी की एनाटॉमी पढ़ते हो। उसके बाद जो स्टडी स्टार्ट होती है वो स्टडी स्टार्ट होती है कि इफ़ यू आर टेकन एनी काइंड ऑफ ड्रग, अगर आप ड्रग कोई ले रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा बॉडी पे और बॉडी क्या कैसे रिएक्ट करेगी उस ड्रग के लिए, वो सब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप पढ़ते हो। तो कंप्लीटली फार्मेसी एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप कह सकते हो सभी में हो जाती है कि अगर हम फार्मेसी कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एमबीबीएस, इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। हमको नॉलेज होती है ड्रग्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। पर्टिकुलर कोई भी एक टैबलेट है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका अलग अलग क्या एक्शन है हमारी बॉडी में, उन सब चीज़ों के बारे में हमको पता होता है। तो बी फार्मेसी इज नॉट कि हम उसके बाद डॉक्टर बन जाएंगे, हम फार्मासिस्ट बनते हैं। हमको नॉलेज इस बात की होती है कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमको कौन सा सॉल्ट देना है, कौन सा पर्टिकुलर एपीआई देना है, एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमको देना है पेशेंट को, और वो एपीआई बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे ट्रीट करेगा उस पर्टिकुलर डिजीज को। तो ये सब चीज़ें हमको मालूम होती हैं। हम और एमबीबीएस से रिलेटेड चीज़ें हमको नहीं, एमबीबीएस इज बेसिकली थोड़ा सा एनलार्ज तरीके से वो चीज़ें आपको बताते हैं, थोड़ा सा सर्जरी के बारे में, वो अलग प्रोस्पेक्टिव है, उसमें हमको नहीं जाना है। तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बी फार्मेसी के बाद हम अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान हमारे गवर्नमेंट ने नहीं अभी तक रिलीज़ किया है और मेरे हिसाब से तो नहीं है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है अभी तक भी। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में ना रहें कि बी फार्मेसी करने के बाद यू विल बी इक्वल टू एन एमबीबीएस डॉक्टर और फिजिशियन, नहीं, आप फार्मासिस्ट बनेंगे। अब फार्मासिस्ट में भी आप आगे रिसर्च में जा सकते हैं, एम फार्मेसी कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, उससे आगे आप रिसर्च के लिए जा सकते हैं। यू कैन क्रिएट, यू कैन चेक आउट किसी भी पर्टिकुलर एक नई ड्रग की एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, तो वो आगे की चीज़ें हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करें, जो 12th पास करने के बाद बच्चे बी फार्मेसी में जाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप बेसिकली इन टर्म्स को जरूर याद रखें कि टर्म्स क्या है, आपका कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, आपके कॉलेज की एग्जामिनेशन अथॉरिटी क्या है, उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, वो सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, वो आपको जरूर पढ़ने हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि इंटरनल मार्क्स में कितने मार्क्स पे हम पास हो सकते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स में हम कितने मार्क्स पे पास हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा, आप कह सकते हो, एक सहायता मिल जाएगी, एक हेल्प मिल जाएगी। वरना कन्फ्यूजन रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत एक पेपर बहुत अच्छा चला गया, यानी पासिंग मार्क्स से भी अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो पढ़ा है वो नहीं आया है पेपर में, तो आप जब तब आप फाइंड आउट करते हो कि पासिंग मार्क्स आ जाए। अब आपको पासिंग मार्क्स ही नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी बुकलेट जो है एग्जामिनेशन अथॉरिटी से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको देखनी है कि ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज कितने एग्जाम होते हैं, कितनी अटेंडेंस का क्राइटेरिया तो यही है सभी जगह पे, क्योंकि पीसीआई ने अप्रूव किया हुआ है, पीसीआई के रूल्स सब जगह पे एप्लीकेबल हैं।
यू मस्ट विजिट द PCI वेबसाइट ऑल्सो। PCI आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कीजिएगा, आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे सर्कुलर्स में जाके आप चेक कर सकते हो। तो आप वहाँ पे क्लियर चीज़ें वहाँ पे आप पढ़ के देख सकते हो। अपना जो एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी है, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है, AKTU है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसकी भी सर्कुलर्स आप डे बाय डे चेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं इनिशियल जब स्टूडेंट सोच रहा है एडमिशन लेने के लिए, तो वो सब चीज़ें उसको ध्यान में ये रखनी है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने एक ओवरऑल रेशो सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का और AKTU और अदर यूनिवर्सिटीज़ का एक मैंने ओवरऑल रेशो से आपको पासिंग मार्क्स 50% बताए हैं। तो 50% आप पासिंग मार्क्स है, किसी में 45% हो सकते हैं, किसी में 40% है, लेकिन 50% ओवरऑल एक रेशो है, एक अनुपात है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 50% मार्क्स यहाँ पे आपको बताए हैं। तो आप जाके पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, एडमिशन जब आप लें तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।